नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है होमस्ट्रॉन्ग क्लासेस में। वीकली करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में 20 जुलाई से लेकर 26 जुलाई के बीच में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर है हम उसको डिस्कस करेंगे। वीकली करंट अफेयर्स सीरीज की ये 5वीं वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियोस उसके जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ में पिन कमेंट में भी अटैच्ड है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में हम लगभग 30 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। पोर्ट है ओडिशा पोर्ट। हमें बताना है कि हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड। तो ओडिशा पोर्ट रशिया में है तो नहीं, ये रशिया में नहीं है, ये यूक्रेन में है। हम्बनटोटा पोर्ट बांग्लादेश, ये भी गलत है। हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका में है। चोर्नोमोर्स्क पोर्ट यूक्रेन में है तो ये सही है। तो कौन सा आंसर सही होगा? तो ओनली वन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको पता ही है रशिया यूक्रेन वॉर बहुत टाइम से चल रहा है, तो इसके जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है ओडिशा, चोर्नोमोर्स्क, ठीक है, इधर में कुछ है मारियोपोल, सेवास्तोपोल, ऐसे जैसे पोर्ट्स है। उस पे मेनली क्या हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया जो है उसको ब्रेड बास्केट कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे वीट प्रोडक्शन होती है। तो रशिया क्या कर रहा है, रशिया इन पोर्ट सिटीज पर अटैक कर रहा है ताकि जो ग्रेन्स का ट्रांसपोर्ट होता है, ग्रेन्स का जो ट्रेडिंग है वो डिस्टर्ब हो सके, है ना। तो इस ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड था। तो ओडिशा पोर्ट जो है वो यूक्रेन में, हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका में और चोर्नोमोर्स्क पोर्ट जो है यूक्रेन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। Hwasong 18 was in the news recently. It is air-to-air missile of Israel, unmanned air vehicle of China, bomber plane of USA, intercontinental ballistic missile of North Korea। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो नॉर्थ कोरिया टेस्टेड इट्स लेटेस्ट Hwasong 18 intercontinental ballistic missiles. This ICBM is the first to use solid propellants। ठीक है, तो ये जो इसमें जो फ्यूल है वो सॉलिड प्रोपेलेंट। मोस्टली क्या होता है, जितने भी ICBM है इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स, वो लिक्विड प्रोपेलेंट यूज करता है। तो चाइना के दो पागल कुत्ते हैं, एक है नॉर्थ कोरिया और एक है चाइना, जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, परंतु वो अपने जो न्यूक्लियर मिसाइल्स है, ऐसे मिसाइल्स पर बहुत ज्यादा वो पैसा खर्च करते हैं। तो द Hwasong 18 is a solid fuel ICBM and was first unveiled at the February 8 parade। ठीक है, और ये कहाँ की है? तो कोरिया की, जिसे बोलते हैं कोरिया का एक्चुअल नेम क्या है, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसकी कैपिटल क्या है, प्योंगयांग इसकी कैपिटल है। तो 8 फरवरी को हर साल नॉर्थ कोरिया में परेड होता है, आर्मी की परेड होती है। तो उसमें वो पहली बार शो किया था इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब इसके और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द यूज ऑफ सॉलिड प्रोपेलेंट इन द Hwasong 18 allow the faster deployment of missiles. Solid propellants can fire faster and accelerate more quickly at lift off। तो इसके ये एडवांटेजेस है कि ये बहुत जल्दी फायर कर सकता है। तो ICBMs are ballistic missiles which are range of over 5,500 किलोमीटर से भी ज्यादा होता है। जैसे इंडिया के पास भी है इंटरकंटिनेंटल कंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, जैसे कि अग्नि अग्नि सीरीज के जितने भी है वो इंटरकंटिनेंटल है। जो लेटेस्ट वर्जन है अग्नि 5, जिसकी रेंज ऑलमोस्ट 5,000 से भी ज्यादा किलोमीटर है। इंडिया की जो है 5,000 से 8,000 किलोमीटर की रेंज है अग्नि 5, जो इंडिया की इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है। और कौन कौन कंट्रीज है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है? तो इन एडिशन टू नॉर्थ कोरिया, रशिया, द यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, इंडिया एंड इजराइल। तो यही गिने चुने कुछ कंट्रीज है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है ICBM बनाने की। आर द ओनली कंट्रीज विच विद डॉक्यूमेंटेड पोजीशन ऑफ लैंड बेस्ड ICBMs। तो ये लैंड बेस्ड ICBMs है। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे भी हैं जिनके पास सी बेस्ड ICBMs भी है। ठीक है, तो वो कंट्रीज तो और भी कम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू लेप्टोस्पिरोसिस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ वायरल डिजीज। तो ये गलत है, ये वायरल डिजीज नहीं है, ये बैक्टीरियल डिजीज है। द कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, रैशेस, बॉडी एक्स एंड वोमिटिंग। ये स्टेटमेंट सही है। इट कैनॉट बी ट्रीटेड, ये गलत है, ये ट्रीट किया जा सकता है, प्रिवेंटेबल है। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। तो एक ही स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये जो लेप्टोस्पिरोसिस जो बीमारी है वो किससे होता है, तो एक बैक्टीरियम है लेप्टोस्पिरिया। ठीक है, तो लेप्टोस्पिरिया नामक बैक्टीरियम के कारण ही ये बीमारी फैलता है। और कुछ इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू कुछ इस तरह से है, स्पाइरल शेप्ड की होती है, स्प्रिंग शेप्ड की। तो लेप्टोस्पिरियोसिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज यूजुअली अफेक्ट एनिमल्स एंड कैन स्प्रेड टू ह्यूमन बीइंग्स आल्सो। तो एनिमल्स में भी होता है, जैसे चूहे वगैरह में भी होता है। if they are traveling through the waterlogged areas, तो waterlogged contaminated waters या food, वैसे अगर उस चीज को हम लोग इंजेस्ट करते हैं, हमारे बॉडी में जाता है, वो बैक्टीरियम ग्रो करने लगता है, फिर वो बीमारी फैलने लगता है। तो लेप्टोस्पिरिया इज अ बैक्टीरियम which is present in the excreta and urine of animals, can infect human beings if they are exposed to it। ठीक है, तो एनिमल से वो ह्यूमन बींग्स में भी हो सकता है। दे कैन बी एक्सपोज्ड इफ दे आर wading थ्रू कंटामिनेटेड वाटर्स, इफ देयर इज कट इन द स्किन व्हिच कैन बी एक्सपोज्ड टू द बैक्टीरियम। और अगर कोई बॉडी में कुछ कट है, कट मार्क है, तो उसके थ्रू भी ये बैक्टीरियम बॉडी के इनसाइड आ सकता है। साथ ही साथ कंटामिनेटेड फूड या वाटर पीने से भी ये बीमारी फैल सकता है। द कॉमन सिम्टम्स लेप्टोस्पिरियोसिस, जैसे कि फीवर, रैशेस, बॉडी एक्स एंड वोमिटिंग, ये कॉमन सिम्टम्स है लेप्टोस्पिरियोसिस के। और if leptospiriasis is left untreated, it can cause kidney damage and can even prove to be fatal। तो अगर जल्दी ट्रीटमेंट नहीं किया जाता तो किडनी को भी डैमेज हो सकता है या फिर अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। इट कैन बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स। तो बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं, एंटीबायोटिक्स है, जिससे हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आरबीआई, एनएसओ, नीति आयोग, नाबार्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जो ये प्लानिंग कमीशन का सक्सेसर है, मोदी जी ने इसको रिमूव किया था प्लानिंग कमीशन को, और नीति आयोग का गठन किया था 2014 के बाद। तो ये रिपोर्ट किसके बारे में है, तो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में है। और इस पॉवर्टी इंडेक्स में क्या कहा गया है कि बिहार और झारखंड जैसे जो स्टेट्स है वो सबसे ज्यादा, वहां पर पॉवर्टी रेट सबसे ज्यादा है। और सबसे कम मिलेंगे आपको सदर्न स्टेट्स में, जैसे कि केरला सबसे कम पॉवर्टी है। केरला, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये सब स्टेट जो है यहाँ पर पॉवर्टी रेट बहुत कम है। और जो जिन्हें बीमारू स्टेट्स कहा जाता है, जैसे कि बिहार हो गया, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सम पार्ट्स ऑफ मतलब कुछ हद तक वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सारे जो स्टेट्स है वहां पर पॉवर्टी इंडेक्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो सेकेंड एडिशन है ये नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो कि रिलीज होता है, नीति आयोग करती है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट by Niti Aayog, a remarkable 13.5 crore individuals managed to escape the multi-dimensional poverty। तो कितने लोगों की कमी गिरावट हुई है, तो 13.5 करोड़ जो है पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ चुके हैं, एज मेजर्ड बाय द एडवांसमेंट इन द हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स ओवर अ स्पैन ऑफ 5 years until March 2021। जिसमें कि उत्तर प्रदेश, बिहार एंड मध्य प्रदेश विटनेस द मोस्ट रैपिड रिडक्शन इन द पॉवर्टी ड्यूरिंग दिस पीरियड। ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि ये सारे स्टेट्स में सबसे ज्यादा पॉवर्टी है, तो इसी में सबसे ज्यादा गिरावट नजर आएगी हमें। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सिंक्रो विच was seen in the news is associated with sports shooting, swimming, archery, cricket। तो इसका सही आंसर है स्विमिंग। तो ये ओलंपिक्स 2020 जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था उसमें भी ये ऑर्गेनाइज किया गया था, ये स्पोर्ट्स ऐड किया गया था। साथ ही साथ में जो 2024 में जो ओलंपिक होगा, पेरिस में होगा ओलंपिक, उसमें भी ये इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन जो टोक्यो ओलंपिक्स में हुआ था मेनली वो फीमेल्स में हुआ था, फीमेल्स कैटेगरी में हुआ था। अब पेरिस ओलंपिक में मेल्स कैटेगरी में भी ये
इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सिंक्रो जिसका ये पुराना नाम है किसका, तो आर्टिस्टिक स्विमिंग। इसका में आज के टाइम पे जो नाम है उसको आर्टिस्टिक स्विमिंग कहा जाता है। एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्विमिंग है जिसमें बहुत सारे मूव्स होते हैं। जैसे इसको ये कह सकते हैं कि ये मिक्सचर है डांस फॉर्म, जिम्नास्टिक और स्विमिंग का एक मिक्सचर टाइप ऑफ गेम है। Will witness the inclusion of the male competitor in the Olympics for the very first time। तो ये पेरिस ओलंपिक में इसको इंक्लूड किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जिससे मेल कंपिटिटर्स जो है स्पोर्ट्स पर्सन वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। यूनाइटेड स्टेट, जापान, जर्मनी, चाइना, साथ ही साथ में स्पेन, इटली, ये सब जितने भी कंट्रीज है वो पार्टिसिपेट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली इंडिया से कोई भी इसका पार्टिसिपेट अभी तक नहीं है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू एस्टैब्लिश सीएम राइस स्कूल? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मध्य प्रदेश। तो ये थोड़ी पुरानी न्यूज है लेकिन कभी काल पुरानी न्यूज भी पूछ लिया जाता है। तो मध्य प्रदेश के जो स्टेट पीसीएस एग्जाम है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी एजुकेशन, तो क्वालिटी पे ज्यादा जोर देने के लिए ये सीएम राइस स्कूल जो है शिवराज सिंह चौहान ने स्टार्ट किया था। कहाँ से, तो ड्यूरिंग हिज विजिट टू शाहजहांपुर, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान इनॉग्रेटेड सीएम राइस स्कूल इन गुलाना विलेज। ठीक है, he also announced that the school would be dedicated to the renowned Jurist and social reformer बाबा साहब अम्बेडकर को रेस्पेक्ट में ये बनाया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, मेनली इम्पोर्टेंट है जो एमपीपीसीएस जैसे या मध्य प्रदेश के जो एग्जाम्स देते हैं स्टेट के उसके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट इज द ब्रांड नेम ऑफ द सब्सिडाइज्ड चना दाल सोल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स? इंडियन दाल, भारत दाल, जनता दाल, अंत्योदय दाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भारत दाल इसका सही आंसर होगा। तो रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स तो कौन है? तो पीयूष गोयल साहब है। इनिशिएटेड द सेल ऑफ सब्सिडाइज्ड चना दाल अंडर द ब्रांड नेम भारत दाल एट अ प्राइस ऑफ ₹60 पर केजी। तो सिर्फ मात्र 60 रुपया केजी ये इस चने दाल की जो कॉस्ट है वो सब्सिडाइज रेट में आम लोगों को मिल सकेगा, ताकि जो प्रोटीन माल न्यूट्रिशन की जो कमी है स्पेशली फीमेल्स में और साथ ही साथ में यंग बच्चों में, इन्फेंट्स में, वो पूरी किया जा सके, कि इजीली उनके लिए अवेलेबल हो सके। दिस इनिशिएटिव एम्स टू मेक पल्सेस मोर एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू द कंज्यूमर। तो मेन एम इसका यही है। तो भारत दाल के नाम से ये बिक रहा है बहुत ही सब्सिडाइज रेट पे, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स। ठीक है, तो ये बेसिकली पीडीएस सिस्टम्स के थ्रू ही बिक रहा है, ऐसे नहीं है कि इसका कोई पर्टिकुलर शॉप है। तो ये पीडीएस सिस्टम जो है रेशनिंग शॉप है उसके थ्रू ही ये बिक रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विद रेफरेंस टू द शॉर्ट लिव्ड हैलोजेंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। शॉर्ट लिव्ड हैलोजेंस, दे हैव अ लाइफ टाइम ऑफ अराउंड 2 years इन द एटमॉस्फेयर। तो ये गलत है। जैसे क्वेश्चन में दिया है शॉर्ट लिव तो 2 years तो बहुत हो जाएगा, कुछ महीने ही रहता है ये। They are naturally produced by the oceans। ये स्टेटमेंट सही है। They cause depletion of ozone in the troposphere। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है, जिसके कारण ओजोन होने लगता है। How many of the statement given above are correct? तो only 2। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी पब्लिश्ड इन नेचर, वेरी वेरी फेमस और इम्पोर्टेंट जर्नल है जिसका नाम है नेचर, इसमें बहुत सारे साइंस से रिलेटेड रिसर्च उसमें पब्लिश होता है। ओशंस हेल्प अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉडरेट द क्लाइमेट एज दे आल्सो कूल द प्लैनेट। तो क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कार्बन स्टोरेज और कार्बन रिडक्शन के बारे में, तो उसमें क्या था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पानी ओशंस बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब कर लेगा तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम हो जाएगा, तो प्लैनेट जो है धीरे धीरे कूल होने लगेगा बाय रिलीजिंग। और ये अब्जॉर्ब करता है तो बाय वो उसके साथ साथ में शॉर्ट लिव्ड हैलोजन जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे वो रिलीज करता है। तो ये भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही है। शॉर्ट लिव्ड हैलोजेंस हैव अ लाइफ टाइम ऑफ लेस देन 6 months। तो 6 महीने से कम होती है लाइफ टाइम। दे आर नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय द ओशंस। लेकिन इसको नेचुरली तो प्रोड्यूस होता ही ओशन से, लेकिन हम लोग इसको क्या और भी फास्टर कर दे रहे हैं, एक्सेलरेट कर दे रहे हैं।
भाई कैसे, तो हम लोग बहुत ज्यादा और भी पॉल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं, इसीलिए ये जो नेचुरल प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा एक्सेलरेट हो जा रहा है, और एयर में हैलोजेंस का कंसंट्रेशन जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयरन का बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज कॉज pollutants such as ozone to deposit in the ocean, which then convert the soluble short-lived halogens into insoluble ones, forcing them to out to sea water and into the atmosphere। जो मैं बता रहा था, पॉल्यूशन जैसे जैसे बढ़ेगा तो जो शॉर्ट लिव्ड इनसॉल्युबल हैलोजेंस है, जो पानी में घुलते नहीं है, वो क्या होगा, वो घुल नहीं रहे तो ऑब्वियसली वो एटमॉस्फेयर में ही रह जाएंगे, तो जिसके कारण और ज्यादा ओजोन होल बनने का चांसेस रहता है। हैलोजेंस कॉज अ डिप्लीशन ऑफ द ओजोन इन द ट्रोपोस्फेरिक लेयर में, क्योंकि आपको पता है ओजोन होल कैसे बनता है, तो ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन कर देता है नेसेंट ऑक्सीजन में, है ना। तो ये कैसे ब्रेक डाउन होता है, तो बिकॉज ऑफ हैलोजेंस, जैसे कि क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, इन गैसेस के कारण ही ऑक्सीजन ब्रेक डाउन हो जाता है ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन में, और ये फिर दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और ये बना लेता है ओजोन, जिसका फॉर्मूला है O3। ठीक है, तो O3 अगर ट्रोपोस्फेरिक लेयर में है तो वो बहुत ज्यादा हार्म कॉज करता है, स्मॉग भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। With reference to cloud seeding, consider the following statement। बहुत ही important question है, ऐसे questions बहुत बार repeat भी किए जाते हैं। It is a weather modification technology to create artificial rainfall। ये statement सही है artificial rainfall के लिए। It can work only if there are no pre-existing clouds in the atmosphere। ये statement गलत है, pre-existing clouds present होने चाहिए तभी होगा। These seeds of rains can be the iodides of silver or potassium or liquid propane। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट, तो ओनली 2। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। तो एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, तो क्लाउड सीडिंग में मेनली क्या होता है, तो वाया एरोप्लेन या कोई भी हम लोग यूज करते हैं एयरक्राफ्ट, उसमें हम लोग केमिकल्स यूज करते हैं, मेनली केमिकल्स, उसमें हम लोग वाटर ड्रॉपलेट्स के टाइप में सीड्स जिसको बोलते हैं, तो वो बेसिकली किससे बना होता है, दे आर आयोडाइड्स ऑफ सिल्वर और पोटेशियम और लिक्विड प्रोपेन के ये बने होते हैं, और इसे हम लोग क्लाउड्स के ऊपर में छिड़क देते हैं, उसको स्प्रे कर देते हैं। तो उसको स्प्रे करने से क्या होगा, जो ऑलरेडी क्लाउड्स बने हुए थे लेकिन वो बहुत ज्यादा हैवी नहीं थे कि वो बारिश बन के प्रेसिपिटेशन होकर वो नीचे फॉल करे, तो उसको फास्टन करने के लिए जो कंडेंसेशन प्रोसेस है उसको फास्टन कौन कर रहा है, ये सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम और लिक्विड प्रोपेन जो है वो कंडेंसेशन प्रोसेस को फास्टन कर दे रहा है, जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स है उसको बहुत ज्यादा हैवी कर दे रहा है। ठीक है, और ताकि वो रेनफॉल हो सके, तो ये बेसिकली क्लाउड सीडिंग प्रोसेस है। तो क्लाउड सीडिंग इज अ वेदर मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी टू क्रिएट आर्टिफिशियल रेनफॉल। जहां पर बारिश नहीं होती है वहां पर किया जाता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉस्टली प्रोसेस है, सस्टेनेबल बिल्कुल भी नहीं है। इट वर्क्स ओनली व्हेन देयर आर इनफ प्री एग्जिस्टिंग क्लाउड्स इन द एटमॉस्फेयर। तो जब थोड़ा बहुत पहले से ही मॉइस्चर या क्लाउड्स बने होंगे तब जाके ही क्लाउड सीडिंग जो प्रोसेस है वो काम करेगा। अगर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ही नहीं होगा तो ये होगा ही नहीं। रेन हैपेंस व्हेन मॉइस्चर इन द एयर रीचेस लेवल एट which it can no longer be held। Cloud seeding aims, cloud seeding का main aim क्या है, facilitate and accelerate the process of making available chemical nuclei around which condensation can take place, है ना। These seeds of rain can be iodides of silver, potassium, dry ice जिसको हम लोग solid carbon dioxide कहते हैं, और liquid propane। तो ये सब basically वो केमिकल्स होते हैं। द सीड्स कैन बी डिलीवर्ड बाय अ प्लेन और स्प्रेड फ्रॉम द ग्राउंड। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लेन से ही होगा, हम लोग उसको ग्राउंड से भी स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन बहुत हाइट तक वो जाता नहीं है, तो सबसे बेस्ट होता है वाया प्लेन या एयरक्राफ्ट के थ्रू हम उसको स्प्रे करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। Which Indian city is set to host the Festivals of Libraries 2023? मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली, मैसूरू। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ये अगस्त के महीने में 2 दिन का इवेंट है, फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज, एक टाइप ऑफ बुक फेयर है जिसमें बहुत सारे अलग अलग बुक्स होंगे अलग अलग जॉनर के,
ठीक है, तो ये कहाँ पर होगा, तो प्रगति मैदान, तो जो नया कॉम्प्लेक्स बना है I2PO कॉम्प्लेक्स एग्जीबिशन कम सेंटर्स, वहां पर ये स्टार्ट किया जाएगा। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर विल ऑर्गेनाइज अ 2 day इवेंट फेस्टिवल्स ऑफ लाइब्रेरी एट प्रगति मैदान नेक्स्ट मंथ, दैट इज अगस्त, और द्रौपदी मुर्मू इनको इनॉग्रेट करेगी। इट इज सेट टू ऑफिशियली ओपन द फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज। द फेस्टिवल विल इंक्लूड एग्जीबिशंस होंगे, बुक्स ऑथर सेशन होगा, वर्कशॉप फॉर चिल्ड्रंस एंड पैनल डिस्कशन ऑन द डिजिटाइजेशन ऑफ लाइब्रेरीज। इन सब पे वहां पर शोकेस होगी, उनकी एग्जीबिशन होगी और बातचीत होगी। The aim is to celebrate knowledge, bridge the gap between the history and future, and foster a love for reading, ताकि बढ़ावा मिल सके, बुक्स को पढ़ा जा सके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेट करिए तो वो कोई भी ऐसा न्यूज जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट करता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछे जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। Tankai method, which was seen in the news, is associated with which process? Afforestation, shipbuilding, map making, painting। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैसे इस फोटो में अटैच्ड है। तो ये बहुत लगभग 2000 साल पुराना एक ट्रेडिशनल मेथड है, जिसमें शिप्स को जैसे कि कपड़े की स्टिचिंग होती है उसी तरह से ये भी एक टाइप ऑफ मेथड है शिप बनाने का। तो बहुत ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड है। तो एन एग्रीमेंट हैज बीन रीच्ड बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इंडियन नेवी के बीच में टू रेस्टोर द ट्रेडिशनल टंकाई मेथड ऑफ शिप बिल्डिंग। द कंप्लीट प्रोजेक्ट will be supervised and carried out by the Indian Navy। और ये सारा प्रोजेक्ट जो है सुपरवाइज कौन करेगा, इंडियन नेवी। The initiative aim is to revive and preserve the 2000-year-old technique of shipbuilding known as the stitched shipbuilding method। तो टांकाई मेथड जो है वो stitched shipbuilding method भी हम लोग उसको नाम जान सकते हैं उससे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर डिफेंस एग्जाम में या कोई भी एग्जाम्स में से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट के नजर से, who has been designated as the 25th Director General of Indian Coast Guard। इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी कौन है, रंजन गोगोई, डीजी राकेश पाल, अनिल चौहान, मनोज पांडे। तो इसमें से बहुत इजीली आप एलिमिनेशन मेथड से आप आंसर निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा, डीजी राकेश पाल। ये इनकी तस्वीर है। रंजन गोगोई तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एक्स, अनिल चौहान और मनोज पांडे एट प्रेजेंट। अनिल चौहान सीडीएस है और मनोज पांडे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, तो डीजी राकेश पाल एन एल्यूमिनस ऑफ इंडियन नेवल एकेडमी। तो इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है, तो ये इसका हेडक्वार्टर किधर है मेनली, जैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल में है। तो इसका भी कहाँ है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। Designated as the 25th Director General of Indian Coast Guard, he joined the Indian Coast Guard in January 1989 में वो ज्वाइन किए थे। तो राकेश पाल के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि होल्ड द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बिकमिंग बीइंग द फर्स्ट गनर ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। तो पहले ये फर्स्ट गनर भी थे इंडियन कोस्ट गार्ड से। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ही ऑल्सो बीन कन्फर्ड विद द तटरक्षक मेडल 2013 में इनको मिला था। फिर प्रेसिडेंट तटरक्षक मेडल भी इनको मिला है फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन द 2018। तो जो इंडियन कोस्ट गार्ड के जितने भी मेडल्स होते हैं वो कुछ इस तरह से ही होता है, तटरक्षक जिसको कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, डीजी राकेश पाल। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच इंडियन स्टेट होस्टेड द इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन सस्टेनेबल लाइवस्टॉक ट्रांसफॉर्मेशन। गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। Recently, the Union Minister of Fisheries and Animal Husbandry and Dairying inaugurated an international symposium on sustainable livestock and transformation। It was inaugurated कहाँ पे हुआ था, तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद, जो कि गुजरात में सिचुएटेड है। The event took place at a part of आजादी का अमृत महोत्सव and under the agricultural working group of G20। तो G20 का जो अलग अलग मीटिंग्स चल रही है अलग अलग डिपार्टमेंट की, तो एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की इसकी मीटिंग हुई थी। किस तरह से हम लोग फिशरीज में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री स्पेशली डेयरी इंडस्ट्री में हम लोग ला सकते हैं, उसी पे चर्चा की गई है। तो कहाँ पे हुई थी, तो आनंद, गुजरात में इसकी सिंपोजियम
या मीटिंग इंटरनेशनल सिंपोजियम हेल्ड हुई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आनंद गुजरात, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी साइन द मिनिमम गारंटीड इनकम बिल 2023? राजस्थान, केरला, वेस्ट बंगाल, ओडिशा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राजस्थान, इसका सही आंसर होगा। तो अशोक गहलोत ने ये रिसेंटली द राजस्थान मिनिमम गारंटी इनकम बिल was presented by the state government, जो कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, aiming to provide guarantee wages और पेंशन टू द एंटायर एडल्ट पॉपुलेशन इन द स्टेट। जो भी डोमिसाइल्ड पर्सन है, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, एडल्ट पॉपुलेशन है, उनको पेंशन मिलेगी, और साथ ही पेंशन या फिर टू प्रोवाइड गारंटीड वेजेस। तो पेंशन का क्या है वो मैं बताता हूँ। द बिल इंश्योर दैट ऑल फैमिलीज रिसीव्स 125 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट एनुअली। तो गारंटीड एनुअली, ठीक है, 125 दिन का आपको काम करने का अवसर मिलेगा, और अगर नहीं हो मिल पाता है काम करने का अवसर, तो गवर्नमेंट उसका रिफंड देगी, उनको उस पैसा देगी 125 दिन का। ठीक है, while the elderly, disabled, widow and single women receive a minimum monthly pension of 1000 rupees। तो जो बुजुर्ग लोग हैं, डिसेबल्ड है, अपाहिज है, जो अ, उनके लिए, विडो है, उनके लिए हर महीने 1000 रुपीज गवर्नमेंट अलाउंसेस पेंशन टाइप का देगी। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? मिनिमम गारंटेड इनकम बिल 2023, ये राजस्थान गवर्नमेंट ने ये पास किया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, Curry Ishad mango has recently got geographical indication tag. It is related to which state? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कर्नाटक। ये फोटो मैंने अटैच की हुई है करी इशाद मैंगो की। तो ये जो मैंगो की शेप है कुछ तरह से वो थोड़ी ओवल शेप की है ना। तो मैंगोस मेनली लंबे मेनली होते हैं, ऐसे कुछ टाइप ऑफ होता है, लेकिन ये जो है थोड़ी ओवल शेप, जैसे पियर, नाशपाती या फिर एप्पल की जैसे शेप होती है, उस तरह से है। और मेनली ये कहाँ करते हैं? तो कर्नाटक के अंकोला डिस्ट्रिक्ट है, अंकोला वाले रीजन में, जो उत्तर कनाडा में पड़ती है, वहां से ये बिलोंग करती है। तो इसको रिसेंटली जीआई टैग मिला है। तो क्यों मिला है? तो ड्यू टू इट्स यूनिक एरोमा, बहुत अच्छी खुशबू आती है, लूशियस टेस्ट, हाई अमाउंट ऑफ पल्प, इसमें पल्प जो है, जो मेन खाने का जो पार्ट होता है मैंगो का, वो ज्यादा है। शेप एंड साइज के कारण फ्रॉम उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक में। ठीक है, इट इज मेनली ग्रोन इन द अंकोला कारवार एंड इन सर्टेन एक्सटेंट टू कुमता ऑफ उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो ये मेनली इधर ही ग्रो होता है, बहुत ज्यादा इसका प्रोडक्शन नहीं है, इसीलिए पूरे ऑल इंडिया में इसका अवेलेबिलिटी भी नहीं है। ठीक है, तो ये कर्नाटक में जो लोग रहते हैं उनको तो पता होगा इनके इस वैरायटी के बारे में। लोकली इट इज pronounced or curled ishada, which is sweet and used for table purposes. Curled ishad mangoes has got GI tag, और किस कौन सा सेक्शन? तो सेक्शन 13 ऑफ द जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1990। तो सेक्शन 13 सब सेक्शन क्या है? 1। तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 ऑफ जीआई जीआई एक्ट 1999 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कॉलोनियल इंडिया, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लों वाज रिमेंबर्ड एज। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट नेम है कॉलोनियल हिस्ट्री से। तो ये किस लिए रिमेंबर किए जाते हैं? तो मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ये तो मेंबर नहीं थे। ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, लीडर्स ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, लीडर्स ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह। तो ये तीनों ही गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। इंडियन नेशनल आर्मी से जो सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस के नेतृत्व में जो इंडियन नेशनल आर्मी बना था, उसके ये ऑफिसर्स मेनली थे। व्हेन द जापानीज राउटेड द एलाइज इन साउथ एशिया, तो क्योंकि जापानीज फोर्सेस के साथ नेताजी का एक क्लोज रिलेशन कह सकते हैं, क्योंकि जापानीज और ब्रिटिशर्स के दोनों ही एंटी कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी थी।
तो बहुत सारे ऐसे ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स थे जो ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे। उनमें से कुछ लगभग 60,000 प्रिजनर्स को उन्होंने, जो जापानीज फोर्सेस है, उन्होंने कैद कर लिया था। उसमें से 20,000 फोर्सेस जो है वो जापानीज साइड्स में आ गए थे और जापान को सपोर्ट कर रहे थे ताकि ब्रिटिशर्स को हराया जा सके है। तो द फ्यूरियस एंड सेल्फ राइचियस गवर्नमेंट डिसाइडेड टू मेक एन एग्जांपल ऑफ द आईएनए लीडर्स फॉर बाय परफॉर्मिंग देयर कोर्ट मार्शल एंड ट्रीजन ट्रायल्स। तो देशद्रोह या फिर जो नेशन को सपोर्ट ना करने का और नेशन के खिलाफ में एंटी नेशनल चार्जेस लगे थे ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स पे, ठीक है, और उनका कोर्ट मार्शल भी किया गया था। तो कहाँ पे ये हुआ था? द फर्स्ट वन वाज टेक प्लेस इन दिल्ली आइकॉनिक रेड फोर्ट में हुआ था, ठीक है। तो ये सबसे पहला ट्रायल जो हुआ था वो दिल्ली में रेड फोर्ट में हुआ था, जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि हम यहाँ पर इंडियन अपना इंडिपेंडेंस प्रॉमिस किया था कि यहीं पर हम लोग इंडियन इंडिपेंडेंस मनाएंगे। सबसे पहला ऑफ द थ्री आईएनए जनरल अराइव्ड was the first trial where प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श ढिल्लों, तो इन्हें सबसे पहले कोर्ट में पेश किया गया था और इन पे कोर्ट मार्शल और ट्रीजन ट्रायल्स मेनली इनके चार्जेस थे, देशद्रोह का मेनली इन पे चार्जेस लगे थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। Which union ministry launched the Yes Tech manuals and wins portal? Ministry of Defense, Ministry of MSME, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Commerce and Industry। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो न्यू दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर अनवील्ड वेरियस इनिशिएटिव अंडर पीएमएफबीवाई। पीएमएफबीवाई मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, इंक्लूडिंग द यस टेक मैनुअल, विंड्स पोर्टल एंड डोर टू डोर एनरोलमेंट ऐप, जिसको एड या सहायक भी कहा जाता है। तो मेनली एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के लिए ये सारे पोर्टल्स है। द यस टेक मैनुअल represent a thorough and all-encompassing handbooks that were meticulously crafted through extensive trials and piloting across 100 districts in India। तो मेनली जितने भी नए नए स्कीम्स आते हैं या जितने भी डेवलपमेंट्स होते हैं एग्रीकल्चर और फार्मिंग से रिलेटेड, वो सब इस पोर्टल में अपलोड होंगे ताकि जो फार्मर्स हैं वो उनको सहायता मिल सके और उनके अगर कोई शिकायत हो उनको भी सॉल्व किया जा सके, ठीक है। तो इनका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। Which city hosted the national conference on rural wash partner forums? तो मुंबई, न्यू दिल्ली, पुणे, वाराणसी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली में ये प्रोग्राम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो हेल्ड किया गया था। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति commenced a 2-day national conference on rural water sanitation and hygiene। तो वॉश का फुल फॉर्म क्या है? तो वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन पार्टनर्स फोरम। द कॉन्फ्रेंस थीम क्या था? एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स अ स्वच्छ सुजल भारत। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो इसका थीम भी इंपॉर्टेंट है और कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। Which Indian state is set to inaugurate the largest office space in a single project globally? महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गुजरात। ये सूरत की जो डायमंड बोर्स है उसकी ये बिल्डिंग है। मेनली ये बोर्स उसे कहा जाता है जहां पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जहाँ पर अगर आपने स्कैम 1992 वाला देखा होगा उसमें बहुत सारे जो स्टॉक मार्केट बोली लगाई जाती है वो सब उसी को बोर्स कहा जाता है। तो ये डायमंड इंडस्ट्री से मेनली बिलोंग करता है। ये बहुत बड़ा ऑफिस जो कॉम्प्लेक्स है वो बहुत बड़ा है, इवन वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट ऑफिस स्पेस है, ठीक है, एक ही पर्टिकुलर एरिया में। इससे पहले किसके पास ये रिकॉर्ड था? तो इससे पहले यूएस का जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है पेंटागन, उसके पास ये रिकॉर्ड था सबसे लार्जेस्ट ऑफिस स्पेस बिल्डिंग का। तो अब इसको इंडिया ने इस पोजीशन को गेन कर लिया और इंडिया की वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट द सूरत डायमंड बोर्स which is acclaimed to be the largest office space in a single project globally। बहुत बड़े एरिया है, तो एरिया हमें उतना याद करने की जरूरत नहीं है, लगभग 35 एकर्स के आसपास इसकी एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत, ये आप फोटो में देख सकते हैं,
सूरत में इसकी बनी है। Surat Diamond Boards has been strategically designed to relocate and expand the diamond trading industry from Mumbai to Surat and the central hub for diamond cutting and polishing with the intention of further growth and development. क्योंकि आपको पता है 90% ऑफ द वर्ल्ड्स का जो सूरत एरिया है वहाँ पर डायमंड की कटिंग पॉलिशिंग वगैरह सब कुछ ट्रेडिंग वगैरह सूरत में ही होते, तो वर्ल्ड की 90% ऑफ द डायमंड, तो इसीलिए इसे इम्प्रूव करने के फ्यूचर में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट होगी। इसी मद्देनजर उसको ऑफिस बिल्डिंग को बहुत बड़े लेवल पर बनाया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रायगढ़ फोर्ट। दिस हिल फोर्ट इज सिचुएटेड इन द सह्याद्री माउंटेन रेंजेस। दिस बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। इट इज ऑल्सो नोन एज द ग्रिबाल्टर ऑफ द साउथ, तो ये गलत है। ग्रिबाल्टर ऑफ द साउथ है, ग्रिबाल्टर ऑफ द ईस्ट होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इन 1656 छत्रपति शिवाजी कैप्चर्ड इट फ्रॉम द मोरेस ऑफ जावली who were under the suzerainty of आदिल शाही सल्तनत, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो कितने स्टेटमेंट सही है? तो 2, तो ऑप्शन नंबर बी जो है उसका सही आंसर होगा, ये है रायगढ़ फोर्ट महाराष्ट्र में जो कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास में पड़ता है। अ मैसिव लैंडस्लाइड ट्रिगर्ड बाय हेवी रेनफॉल बरीड इर्शावती। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा क्योंकि रेनफॉल हुई है उससे रिलेटेड ये न्यूज था। अ हिली ट्राइबल विलेज इन कोल्हापुर तहसील ऑफ महाराष्ट्र रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो महाराष्ट्र के जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसी में ये फोर्ट प्रेजेंट है। रायगढ़ इज अ हिल फोर्ट सिचुएटेड अबाउट 25 किलोमीटर फ्रॉम महाड़ इन द रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, स्टैंड 2851 फीट अबव द सी लेवल, अच्छे खासे हाइट पे है। दिस हिल फोर्ट इज लोकेटेड इन द सह्याद्री माउंटेन रेंजेस, जिसको हम लोग वेस्टर्न घाट की रेंजेस बोलते हैं। द ब्रिटिश गैजेट स्टेट्स द फोर्ट वाज नोन एज to early Europeans as the Gibraltar of the East. Gibraltar of the South नहीं, Gibraltar of the East। ठीक है, the fort earlier called Rairi, इस फोर्ट को रायगढ़ फोर्ट को रायरी भी बोला जाता था, was the seat of Maratha clan शिरके। तो ये सिरके जो मराठा के अलग अलग क्लान्स है, आपने सुनेंगे भोसले, शिवाजी जैसे होलकर्स, ये सब जितने भी अलग अलग क्लान्स है गायकवाड़, तो उनमें से ये सिरके क्लैन का था इन द 12th सेंचुरी। द फोर्ट चेंज इन नंबर ऑफ टाइम्स, और बहुत सारे अलग अलग उसमें डायनेस्टी ने उसमें रहा था, जैसे बहमानीस थे, फिर निजाम शाही एंड लास्ट में थे आदिल शाही। In 1656, Chhatrapati Shivaji captured it from the Moreys of the Javlis, who were under the suzerainty of the Adil Shahi Sultanate। तो ये भी स्टेटमेंट सही था, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। What is the growth forecast of India for the current fiscal as per the Asian Development Bank 6.1, 6.1 or 6.4, 7.2%, 7.5%? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6.4%। कभी काल स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितना has retained its Indian कितना फोरकास्ट किया इकोनॉमिक ग्रोथ की? तो 6.4% for the financial year 23-24 के लिए। The forecast is based on the recovery in consumption demand in both rural and urban areas। ठीक है, तो जिस तरह से सप्लाई और डिमांड में बूस्ट आया उससे रिलेटेड वो एडीबी ने ये फोरकास्ट किया 6.4% की ग्रोथ होने के लिए। और साथ ही साथ में और 2022 और 23 में कितनी ग्रोथ थी? तो 7.2%। तो ये भी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और एडीबी लोअर्ड द इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन फ्रॉम द करंट फिजिकल ईयर एट 4.9%। और इंडिया की जो इन्फ्लेशन रेट कितनी रहेगी? तो प्रेडिक्ट कितना किया है एडीबी ने? वो 4.9% एडीबी ने प्रेडिक्ट किया। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विच कंट्री हैज रिसेंटली पास द इलीगल माइग्रेशन बिल? इंडिया, यूएसए, यूके, श्रीलंका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यूके इसका सही होगा, यूनाइटेड किंगडम इलीगल माइग्रेशन बिल। तो ऋषि सुनक गवर्नमेंट को जो यूनाइटेड किंगडम्स के हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिस तरह से राज्यसभा है उसी तरह से है वहां पर भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स पास द इलीगल माइग्रेशन बिल, अ लॉ दैट विल मेक, इसमें क्या कहा गया कि होम सेक्रेटरीज ड्यूटी टू रिमूव इलीगल माइग्रेंट फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम।
तो होम सेक्रेटरी का ये स्पेशल ड्यूटी होगा, जो भी इलीगल माइग्रेंट्स, जो मेनली क्या होता है, जो गरीब देशों से, अफ्रीकन कंट्री से या एशियन कंट्री से भी, जैसे मोस्टली बांग्लादेश, पाकिस्तान, कुछ हद तक इंडियन से भी बहुत सारे सिटीजन जो है उनको वीजा नहीं मिलता है यूके का या यूरोपियन कंट्रीज का, तो वो वाया बोट के थ्रू वो इलीगली कंट्री के अंदर घुस जाते हैं और इलीगली वहां पर रहते हैं, ठीक है, और बहुत सारे क्राइम्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको बाहर भेज दिया जाएगा, उनके रेस्पेक्टिव कंट्रीज में डिटेन कर दिया, मतलब भेज दिया जाएगा। तो ये बिल उसी के लिए है और होम सेक्रेटरी के पास इसमें बहुत ज्यादा पावर आ जाएगा। इट सिग्निफिकेंटली चेंज द एग्जिस्टिंग प्रोटेक्शन फॉर असाइलम सीकर्स by decreasing the access to the roads to the asylum. The bill seeks to deter the illegal migration to the country, especially via small boats crossing the English Channel. तो आपने अभी न्यूज सुना होगा कुछ महीने पहले कि एक बोट्स जो बहुत सारे उसमें लोग थे, उसमें लगभग 30 से भी ज्यादा लोग थे जिनकी डेथ हो गई थी क्योंकि बोट सबमर्ज कर गई थी पानी में, ठीक है। तो वो इलीगली माइग्रेट कर रहे थे यूरोपियन कंट्रीज में, ठीक है। तो वो इसीलिए इलीगल माइग्रेशन बहुत ज्यादा है यूरोपियन कंट्रीज में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूके, यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विच टेक्नोलॉजी company has unveiled a generative artificial intelligence model called CM3 Leon? गूगल, सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है मेटा, जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, फेसबुक इंस्टाग्राम की, मेटा, उसने लॉन्च की है CM3 लियोन। और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा हैज अनवील्ड इट्स जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको बोलते हैं CM3 लियोन। इट पोजेसेस द एबिलिटी टू जनरेट बोथ इमेजेस फ्रॉम टेक्स्ट एंड टेक्स्ट फ्रॉम इमेजेस। तो दोनों ही वाइस वर्सा हो सकता है, इमेज भी टेक्स्ट से इमेज बन सकता है या इमेज से टेक्स्ट में बन सकता है। The artificial intelligence model CM3 Leon is also distinguished by being one of the first image generators capable of generating captions for images, laying the groundwork for more capable image understanding models going forward. तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा फ्यूचर में, इसमें बहुत ज़्यादा और भी डेवलपमेंट्स होंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेटा। Which country or countries are hosting the FIFA Women's Football World Cup 2023? तो मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में तो पूरा चर्चा रहती है, तो जो रिसेंटली कतर में हुई थी। इस बार विमेंस का कहाँ हो रहा है? तो विमेंस वर्ल्ड कप जो हो रहा है ब्राजील, यूएसए एंड कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना। तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, जो दोनों ही कंट्री मिलकर होस्ट कर रहे हैं। jointly hosting the 9th एडिशन है फीफा, जो विमेंस फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप है। और न्यूजीलैंड ने जो नॉर्वे को जो ओपनिंग मैच था उसमें बीट भी किया था 1-0 गोल से। इन द लेटेस्ट एडिशन 32 नेशंस इंक्लूडिंग डिफेंडिंग चैंपियंस यूएसए। तो विमेंस वर्ल्ड कप के फुटबॉल वर्ल्ड कप के डिफेंडिंग चैंपियंस कौन थे? तो यूएस, और जो नए चैंपियंस होंगे इस वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप में पता चल जाएगा। तो इट इज द फर्स्ट विमेंस वर्ल्ड कप विद 2 को होस्ट। तो ये पहला फीफा वर्ल्ड कप है जिसमें 2 होस्ट है, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। क्योंकि न्यूजीलैंड एक छोटा कंट्री है तो वो अकेला होस्ट नहीं कर पाता, उसके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलकर ये होस्ट कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। विच कंट्री होस्टेड द एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2023? इंडिया, मालदीव्स, मॉरिशियस, बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी, मालदीव्स, ठीक है। तो इंडिया ने इसमें ब्रोंज मेडल रिसेंटली जीता है एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप। India surf team participating for the first time in the Asian Championship had bagged the bronze medal. और एशियन जो चैंपियनशिप है इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है? तो इंडिया की रैंकिंग है 3rd रैंकिंग है। गोल्ड मेडल मतलब सारे मेडल टैली में इंडिया की रैंकिंग 3rd है। तो सबसे पहले कौन है रैंक पे? तो जापान है, जापान के बाद चाइना है, चाइना के बाद इंडिया है। और सबसे पहली बार हुई है जब चाइना से ज्यादा इंडिया के पास मेडल है, लेकिन चाइना दूसरे नंबर पे इसलिए क्योंकि चाइना पास गोल्ड मेडल की संख्या ज्यादा है, ठीक है। तो लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो चाइना से ज्यादा है। इंडिया ने कुल 27 के आसपास जो है वो टोटल मेडल्स जीते हैं, क्योंकि चाइना के पास गोल्ड मेडल ज्यादा जीते हैं इसीलिए वो 2nd नंबर पे है। फर्स्ट रैंक जो है एशियन चैंपियनशिप में वो जापान है।
और इस गेम में भी, सर्फिंग गेम में भी जापान जो है उसको गोल्ड मेडल मिला है। उसको पॉइंट कितने मिले, 4450 पॉइंट्स। और जो दो तमिलनाडु के यूथ थे जो पार्टिसिपेट किए थे इंडिया से एशियन चैंपियनशिप में, तो उन्होंने थर्ड रैंक जीता है और उनको ब्रोंज मेडल मिला है। तो बहुत ही अच्छी बात है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, नाम द a type of rug is associated with which state और यूनियन टेरिटरी? पुडुचेरी, गोवा, अंडमान निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो ये बेसिकली एक कारपेट टाइप है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नामदा इज अ टाइप ऑफ रग एक्सक्लूसिवली मेड इन जम्मू एंड कश्मीर by enmeshing wool fibers with water, soap and pressure। तो सबको मिक्स किया जाता है, वूल फाइबर, वाटर, सोप एंड प्रेशर एंड देन एम्ब्रॉयडरी द रिजल्टेंट फैब्रिक। तो जो रिजल्टेंट फैब्रिक है उस पे एम्ब्रॉयडरी अलग अलग डिजाइन बनाई जाती है। तो नियरली 2200 individuals from 6 districts of Jammu and Kashmir are undergoing training in endangered नामदा क्राफ्ट। तो इनके जो जानकार है बहुत ज्यादा कम थे, धीरे धीरे एंडेंजर्ड होते जा रही थी ये आर्ट क्राफ्ट। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है एज पार्ट ऑफ द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अंडर स्किल इंडिया पायलट प्रोजेक्ट, ऐसे 2200 इंडिविजुअल्स हैं जिनको ये ट्रेनिंग दी जा रही है नामदा क्राफ्ट के बारे में, ताकि ये जो क्राफ्ट है वो विलुप्त ना हो जाए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एंड कश्मीर। 27 देखते हैं, which union ministry launched the CRCS Sahara portal? Union Commerce and Industry Ministry, Finance Ministry, Cooperation Ministry, Defense Ministry। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिफेंस मिनिस्ट्री, सॉरी कोऑपरेशन मिनिस्ट्री, जिसके हेड कौन है, तो होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी है। यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह जी has recently launched the CRCS Sahara Refund Portal. It will facilitate the submission of valid claims by authentic depositor from cooperative societies associated with the Sahara groups। तो जो सहारा ग्रुप्स जो पहले इंडियन क्रिकेट टीम के जो स्पॉन्सर्स होते थे, वो उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो वो बहुत सारे लगभग 5000 करोड़ जो है वो इंडियन डिपॉजिटर, जितने भी डिपॉजिटर हैं जो इन्वेस्ट किए थे, उनको चुकाना है। तो वो अभी तक नहीं चुका पाए। तो वो इसीलिए ये इनिशिएटिव शुरू किया गया, ताकि जिनके भी ऑथेंटिक डिपॉजिटर्स है वो क्लेम, जो वैलिड क्लेम्स हो वो इस पे सबमिट कर सके इस पोर्टल पे, CRCS सहारा पोर्टल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज अ पार्ट ऑफ द refund of 5000 crores to depositor of 4 Sahara Group cooperative societies which whose funds are stuck। तो ऐसे 5000 करोड़ जो आम पब्लिक है वो फंसे हुए हैं, तो वो सहारा उसके लिए एक पोर्टल बना, CRCS पोर्टल, जिसके भी क्लेम्स है ऑथेंटिक डिपॉजिटर्स के, वो क्लेम कर सकते हैं और उनको वो पैसा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, विच कंट्री इज होस्टिंग द ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023? इंडिया, जापान, यूएसए, न्यूजीलैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट, ठीक है। तो इंडिया सबसे पहली बार होस्ट कर रहा है, फर्स्ट टाइम इंडिया इज होस्टिंग दिस इवेंट। द समिट को ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे FSSAI कहते हैं, अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। और कहाँ पर हो रहा है, तो ये 20 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में इसकी होस्टिंग हो रही है समिट की। कहाँ पर, मानिक शाह ऑडिटोरियम में, न्यू दिल्ली में इसका होस्ट हो रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी is in association with which institution has released the IEA Oil 2023 Supply and Demand Dynamics to 2028 रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ साथ तो इंडियन ऑयल लिमिटेड, बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल, गेल इंडिया लिमिटेड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पेट्रोलियम प्लानिंग एनालिसिस सेल, PPAC। इन्होंने और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने मिलकर ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। अंडर द
Ministry of Petroleum and Natural Gas has jointly released the title IEA Oil 2023. According to this report, global oil demand is expected to experience a significant deceleration, nearly reaching a standstill by 2028. तो और 5-6 सालों के अंदर 2028 तक जो ऑयल की डिमांड है वो धीरे धीरे करके डिक्रीज होने लगेगी। ये जो प्लेटू स्टेज है वो 2028 तक आ जाएगा। ठीक है, अभी ऑयल डिमांड है, ऐसा नहीं है, बहुत बहुत कंट्रीज में है, लेकिन अब धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, मेजर जो इकोनॉमीज है उसमें ऑयल की डिमांड जो है धीरे धीरे कम हो रही है और इवेंचुअली आज से 15-20 साल बाद ऑयल की डिमांड बहुत ज्यादा मिनिमम हो जाएगी। हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी या ग्रीन हाइड्रोजन इन पे ज्यादा फोकस करेंगे, सोलर एनर्जी पे। इसका क्वेश्चन नंबर सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। 30th क्वेश्चन देखते हैं जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन होगा प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। Nomadic elephant is a military exercise between India and which country? बांग्लादेश, मंगोलिया, श्रीलंका, फ्रांस। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मंगोलिया। ठीक है, वो सेंट्रल जो आपकी चाइना के ऊपर में एक कंट्री है जिसकी कैपिटल क्या है, उलन बतौर। ठीक है, और उलन बतौर सबसे कोल्डेस्ट कैपिटल सिटी है, वर्ल्ड की सबसे कोल्डेस्ट कैपिटल सिटी कौन सी है, तो मंगोलिया। इसकी जो एवरेज टेम्परेचर हमेशा -50 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे भी माइनस में ही रहती है मेनली इसकी टेम्परेचर पूरे साल भर। ठीक है, तो सबसे कोल्डेस्ट कैपिटल सिटी है मंगोलिया की उलन बाटर। इससे भी बहुत सारे है ऐसे कंट्री सिटीज या रिपब्लिक है, जैसे साइबेरिया के बहुत सारे रिपब्लिक्स है रशिया के, जहाँ पर टेम्परेचर -73 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। ठीक है, तो द नोमैडिक एलिफेंट इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया। ठीक है, इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में जॉइंट एक्सरसाइज है। The exercise for 2023 is scheduled to be conducted in Ulaanbaatar, Mongolia from 17th to 31st July 2023. Indian Army is represented by a contingent of 43 personnel। इसमें इंडियन आर्मी के पार्टिसिपेट करेंगे। This exercise is alternatively conducted between India and Mongolia। तो एक साल मंगोलिया करता है, एक फिर दूसरा साल इंडिया करता है। जो लास्ट हुई थी, the last edition was conducted in 2019 at the Special Forces Training School बकलोवा। ठीक है, तो जो स्पेनिंग जो इंडिया में है वहां पर इसकी जो लास्ट एडिशन है वो की गई थी और कोविड के कारण इसकी जो 2021 में होने वाली थी वो मीटिंग नहीं हुई है, तो इसीलिए 2023 में हो रही है और उलन बटोर जो उनकी कैपिटल है वहां पर इसकी होगी। तो इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, इसका करेक्ट आंसर हमें आपको कमेंट सेक्शन में देना है। भूमि सम्मान अवार्ड्स इज एसोसिएटेड विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच स्कीम। ठीक है, भूमि सम्मान अवार्ड्स, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री किसान योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इसमें से कौन सा सही आंसर है, उसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने समझने मिला होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है, कुछ सीखने मिला है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा है वीडियो और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप फॉलो करना चाहें या कांटेक्ट करना चाहें तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।